हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम साइंस की सीरीज को देख रहे थे, तो उसी प्रकार हमने आपको बताया था कि हम मंडे को क्या देखेंगे, फिजिक्स को देखेंगे, उसके बाद हम बुधवार को केमिस्ट्री को देखेंगे और शुक्रवार को हम बायोलॉजी को देखेंगे। यानी कि सभी की श्रृंखलाएं हमने आपके लिए स्टार्ट कर दी हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो हमारी जो सीरीज है आज की वो किस पे बेस्ड है, तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के प्रश्नों की। तो आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा, एक फिजिक्स कॉपी को बनाइएगा और एक आप केमिस्ट्री कॉपी बनाइएगा और एक आप बायो की कॉपी बनाइएगा, ठीक है। और थोड़े दिनों के बाद में हम यहाँ पे चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेके आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ के लिए आप ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ से ए सेल सिलेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा हमको और यहाँ पर, ठीक है। तो पहली वीडियो में आपने सही से हमको प्यार दिखाया, तो इसके लिए लगातार सीरीज हमारी आपके सेकेंडरी जारी रहेगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं, तो ये भी हमारी साइंस की, यानी कि दुनिया में जितनी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं आपकी जो होती हैं, जो कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षा होती है, सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि मैंने साइंस के आपकी डिटेल चर्चा की है कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया। तो साइंस हम किसे कहते हैं, टू नो, यानी कि जिसको बारे में हमें जानना होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइंस का शाब्दिक अर्थ होता है टू नो, यानी टू नो का मतलब होता है जानना। तो केमिस्ट्री की बात करेंगे, उससे पहले कुछ अगर हम पॉइंटों की यहाँ से बात करेंगे कि केमिस्ट्री जो हमने देखा था, केमिस्ट्री जो है, ठीक है, केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री का जो पिता कहते हैं उसे किसे कहते हैं, आपके एंटोनी लेविजियर। लेविजियर को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का पिता कहते हैं। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो किया था, क्या करा था, दहन में ऑक्सीजन की खोज की थी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को जलाया जाता है तो जलने के लिए उसमें जरूरी होती है किसकी, ऑक्सीजन की मात्रा को। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था, इन्होंने कहा था कि दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसीलिए इन्हें कहा गया, इन्हें बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। क्या कहा इन्हें, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना। ओके, याद रखिएगा इसे, एंटोनियो लेविजियर को, राइट। तो वैसे अगर देखा जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ओवरऑल अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की जो खोज की है वो किसने की है, आपके जोसेफ प्रेस्टले ने की है। किसने की है, तो जोसेफ प्रेस्टले ने क्या करी है, ऑक्सीजन की खोज की है, राइट। तो केमिस्ट्री को हमने यहां से देखा, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दो शाखाओं का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। किसका अध्ययन करेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप केमिस्ट्री में एक काम करिएगा, एक आवर्त सारणी ले लीजिएगा, यानी कि पीरियोडिक टेबल ले लीजिएगा, जिसको मेंडलीफ ने क्या करा, प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल को ले लेते हैं एक, और पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी को क्या करिएगा, आप लर्न कर लीजिएगा। यानी कि जो हमारे आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने जो दी थी, ठीक है, तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें कुल मिला के आपके कितने एलिमेंट्स हैं, तो 118 एलिमेंट। 118 एलिमेंट्स हैं, उसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, तो उसके अंतर्गत हमको सिर्फ परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, यानी कि हमें 118 एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं और उसमें परमाणु क्रमांक याद रखना है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अब इस पे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा कि भाई सुमेलित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से सही है या कौन सा गलत है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7n14 होता है आपका। क्या होता है कि जो 7 होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और जो 14 क्या, तो परमाणु भार होता है। यानी कि परमाणु भार हमेशा क्या होगा, दुगना होगा किसका, परमाणु क्रमांक का, ठीक है। कार्बन की बात करेंगे तो C612 होता है, यानी कि C आपका होता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O8 और 16 होता है, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि देखिएगा आपका जो परमाणु क्रमांक जो हमेशा रहेगा उसका जस्ट डबल होगा किसका, परमाणु भार। तो परमाणु भार आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि परमाणु भार हमेशा
परमाणु क्रमांक का डबल होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। तो आपके जो भी 118 एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप मार्केट में जाइएगा और एक आवर्त सारणी ले लीजिएगा आप लोग मार्केट में जाने के बाद में, और उसको अच्छी तरह से क्या करिएगा, लर्न करिएगा, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तब तक कि हम आपके केमिस्ट्री यानी कि बात करेंगे, जो हमारा जनरल रसायन विज्ञान है, यानी कि जनरल आपके रसायन विज्ञान की बात हम करेंगे, सामान्य रसायन विज्ञान की। ठीक है, तो उस पे बेस्ड हम श्रृंखलाओं को लेते हैं। प्रश्न हमारा कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि परमाणु नाभिक जो है उसके अवयव होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और तीनों इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। अगर हम सबसे पहले परमाणु की बात करें कि परमाणु की खोज किसने की, ठीक है, तो परमाणु की अगर हम खोज की बात करेंगे, क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, परमाणु की खोज की बात करेंगे तो 1803 में एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो परमाणु की खोज किसने करी, जॉन डाल्टन ने की। उसके बाद इसमें एक शब्द बनता है हमारा, क्या बनता है आपके, प्रोटॉन। प्रोटॉन, फिर बनता हमारा न्यूट्रॉन, और फिर हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन। राइट, ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं यहां से। ठीक है, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी आपके गोल्डस्टीन ने। किसने खोज की थी, तो गोल्डस्टीन ने खोज की थी। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, गोल्डस्टीन आप पहली बार देख रहे होंगे कि प्रोटॉन की खोज क्या ऑफिशियल क्या गोल्डस्टीन ने ही की थी, तो बिल्कुल प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने ही की थी, लेकिन प्रोटॉन को जो नाम रखा गया था वो किसने रखा था, वो रदरफोर्ड ने रखा था। किसने रखा था, तो एक कण था उसको प्रोटॉन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन प्रोटॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की खोज की थी। याद रखिएगा आप लोग यहां से। ठीक है, चलते हैं आगे। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो चैडविक ने क्या करी, न्यूट्रॉन की खोज की, चैडविक ने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां से कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किसकी खोज करी, तो जे थॉमसन ने खोज करी आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो हमने देखा कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। इन तीनों की खोज के बारे में हमने यहाँ से देखा है कि इन तीनों की खोज अलग अलग व्यक्तियों ने की। तो हमारा प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं, आप बताएं क्या। ठीक है, तो अवयव हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हमारा प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो होगा वो क्या होगा, देखिएगा, एक क्या होता है आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, तो देखिएगा हमारा जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा होगा, आपका 3, यानी कि प्रोटॉन होगा और क्या होगा, न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है धनावेश, और जो आपका न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, आपका विद्युत उदासीन होता है आपका। ठीक, तो इसका आंसर हमारा यही होगा। इसके डिटेल पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिएगा, परमाणु पदार्थ वह लघुतम भाग है, यानी कि वह छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी टोटल जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। ये रासायनिक अपक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एटॉमिक कहते हैं, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो देखिएगा, परमाणु जो होगा वो आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, लेकिन रासायनिक अपक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा यहां से। उसके बाद देखिए, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है, तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। तो ये भी याद रखिएगा, न्यूट्रॉन कैसा होगा, तो न्यूट्रॉन आपके विद्युत उदासीन कण होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा स्तर
कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो ये डिटेल थी आपके। तो परमाणु नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, ठीक। यहां से हमने यहाँ को देखा। दूसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ भी होता है आपका एमीटर, ठीक है। तो देखेंगे कि जो हाइड्रोमीटर आपका होता है, इससे क्या मापते हैं, यहां से, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या चलता है हमारा पॉइंट, ठीक। तो हाइड्रोमीटर से क्या मानते हैं, किसी वस्तु का क्या मापते हैं, घनत्व का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं, घनत्व का मापन करते हैं, ठीक है। किसका मापन करते हैं, डेंसिटी का मापन करते हैं, राइट। तो डेंसिटी का मापन जिससे करेंगे उससे क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर से करेंगे। लेकिन इसी का एक मीटर होता है जिसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर जो होता है, इससे क्या मापते हैं, इसके हम आर्द्रता या नमी को मापते हैं। आर्द्रता बोले या नमी बोले, ठीक है। आर्द्रता या नमी को मापते हैं किससे, हम हाइग्रोमीटर से। लेकिन हाइड्रोमीटर से हम घनत्व को मापते हैं, जैसे पानी के घनत्व को माप सकते हैं। गाइगर काउंटर से हम किससे मापते हैं, रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी, यानी कि अगर खोजकर्ता की बात करेंगे, डिस्कवरी की बात करेंगे, तो खोजकर्ता ने 1896 ईस्वी में हेनरी बैकुरेल ने इनकी क्या करी थी, खोज करी थी। हेनरी बैकुरेल ने क्या करी थी, खोज करी थी। किसकी खोज करी थी, तो खोजकर्ता कौन थे आपके, रेडियो एक्टिविटीज के। सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करेंगे या सिस्मोमीटर, हम इसको सिस्मोग्राफ कर देते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, ठीक है। अमीटर से अगर हम बात करेंगे, तो अमीटर से हम क्या मापते हैं, तो अमीटर से हम मापते हैं विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है, आपके अमीटर से किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा के मात्रक की बात करेंगे, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब भूकंप की तीव्रता, जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो वहां से जब पृथ्वी फट जाती है तो उससे कौन सी गैस निकलती है, आपकी रेडॉन गैस निकलती है। तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो वहां से कौन सी गैस निकलती है, तो वहां से आपके रेडॉन गैस निकलती है। रेडॉन गैस एक अक्रिय गैस की श्रेणी में आती है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा और खोजकर्ता भी देखे रेडियो एक्टिविटी के, और गाइगर काउंटर से हम मापते हैं रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्राइब देखते हैं। तो इसके डिस्क्राइब की अगर बात करेंगे, देखिए गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण सूचकांक है। क्या है, एक कण सूचकांक है जिसका उपयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गाइगर काउंटर मूलर का प्रयोग करते हैं। और आपकी रेडियो एक्टिविटी को किससे मापा जाता है, तो गाइगर काउंटर से ही मापा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके याद रखिएगा, ठीक है। जल को वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी कि जल का वाष्प में परिवर्तन कैसा होता है। फिजिक्स यानी कि भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, या प्राकृतिक परिवर्तन होता है, जैविक परिवर्तन होता है। तो देखिएगा क्या होते हैं, जैविक परिवर्तन क्या होते हैं आपके, प्राकृतिक परिवर्तन जो नेचुरल होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, और आपके रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अगर हम देखें कि जल का वाष्प में बदल जाना, और दूसरा अगर कह दें कि पानी में चीनी का पानी में चीनी का घुलना, तो पानी में चीनी का घुलना, यहां से हमने कुछ परिवर्तनों को देखा। तो जल का वाष्प में बदल जाना और पानी का चीनी में घुलना एक किस प्रकार के आपके परिवर्तन है। पहले पॉइंट तो ये बनते हैं। उसके बाद हम अगर और भी परिवर्तन की बात करें, जैसे, ठीक है, दूध से, ठीक है, दही जमना एक ऐसा परिवर्तन है।
सब्जियों का ऑटोमेटिकल यानी कि पक जाना, ठीक है, इनकी सब्जियों का पकना, या सब्जियों का पकने के बाद मुलायम हो जाना, क्या हो जाना, मुलायम हो जाना। तो सब्जियों का पकने के बाद मुलायम हो जाना है, तो आप बताइएगा ये किस प्रकार के परिवर्तन की श्रृंखला में आता है आपके, ठीक है। तो किस प्रकार के परिवर्तन की श्रृंखला में आता है। तीसरे अगर पॉइंट की बात करेंगे, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना एक किस श्रेणी में आते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन है आपके, रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिएगा आपके अगर जल का वाष्प और पानी में चीनी का घुलने की अगर हम बात करेंगे तो आपके कैसे परिवर्तन है, आपके भौतिक परिवर्तन है। और अगर हम इनकी दूध से दही का जमना, ठीक है, या हम बोले कि सब्जियों का पकने के बाद मुलायम हो जाना और उसके बाद लगे कि लोहे पर जंग लगना, ये कौन से परिवर्तन है, तो ये आपके कैसे परिवर्तन है, तो आपके रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे चेंज है, आपके केमिकल चेंज है। और ये आपके कैसे चेंज है, तो ये आपके फिजिकल चेंज है। देखते हैं क्या होती है डिफिनेशन, ठीक है। देखिएगा पूर्व अवस्था में दोबारा से आ जाए, यही डिफिनेशन है। यानी कि भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज वह कारण है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर, यानी कि वस्तु की जो पुरानी अवस्था है उसको छोड़कर पुनः यानी कि दोबारा पुनः रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा देने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो जो वस्तु चेंज होती है और उसके कारक को अगर हटा दिया जाए तो पुनः अपने उसी रूप में आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे जल का वाष्प बनना, तो जल वाष्प बन गया तो वाष्प फिर से किस में परिवर्तित हो गई, आपके जल के रूप में परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है आपका, एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी के अंतर्गत आता है, राइट है। यहां से यही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिजिकल चेंज क्या है कि पूर्व अवस्था में दोबारा से ना आए, अपनी पुरानी अवस्था में दोबारा से ना आए, ये हमारा केमिकल चेंज है, राइट। तो हमने आपको बताया लोहे पर जंग लगना, दूध से दही जमाना, ठीक है, सब्जियों का पकने के बाद मुलायम हो जाना, ये हमारे कैसे परिवर्तन है, तो हमारे केमिकल परिवर्तन आते हैं, ठीक है। चलिए, मोती की रासायनिक संरचना क्या है, मोती की रासायनिक संरचना क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, या कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। तो देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड तो होगा नहीं आपका, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा, तब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट तो ए हो सकता था, लेकिन इसमें ए वाला नहीं होगा। तो क्या होता आपके कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा आपका राइट आंसर। तो मोती को हम क्या बोलते हैं, तो मोती को हम कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। देखते हैं इसमें कितना कितना अवयव पाया जाता है। तो देखिएगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कितना होता है, 85% होता है। कितना होता है, 85% होता है। 2 से 4% क्या होता है, जल होता है। और 1 से 10% की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा कांचियोलिन पाया जाता है, ठीक है। कांचियोलिन आपका क्या है, एक प्रोटीन है, यानी कि एक क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, राइट है आपका। तो मोती को हम क्या बोलते हैं, तो मोती को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है, हेमेटाइट, लिग्नाइट, आपके बॉक्साइड, या आपके मैग्नेटाइट। अगर बात करेंगे तो ये भी प्रश्न बन सकता था कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है आपका, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हमारा बन सकता था। तो मुख्य खनिज पूछा है तो मुख्य खनिज का क्या होगा, ठीक है। हेमेटाइट की बात करेंगे तो ये किसका मुख्य खनिज है, आपके लोहा का। और ये भी आपका किसका खनिज है, लोहा का है। लेकिन लिग्नाइट की बात करेंगे तो लिग्नाइट किसका खनिज है, आपके
कोयला का है। और लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला होता है वो आपके सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा, आपका तमिलनाडु में। मैग्नेटाइट जो लोहा होता है वो लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है, उसमें लोहे की जो प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है, 72%। तो 72% जो होता है वो लोहे की प्रतिशतता होती है। क्या होती है, लोहे की प्रतिशतता होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बनते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिएगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में प्रयोग में पाया जाता है। यह प्रधानता गिब्सकाइट, पोहेटलाइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। राइट, यह सर्वप्रथम दक्षिण फ्रांस के लेस बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बॉक्साइट किया गया था। एल्यूमिनियम का धातु निष्कर्षण करने में बॉक्साइट अयस्क को विद्युत द्वारा क्या कराया जाता है, अयस्क के द्वारा विद्युत के द्वारा क्या कराया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, यहां से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, अगला प्रश्न है कि जो आपका धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या है। तो धब्बा रहित बोलो या जंग रहित बोलो, बात एक ही है आपकी, जंग रहित बना दो या धब्बा रहित बना दो, क्योंकि धब्बा नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क अभी हमने पढ़ा क्या होता है, बॉक्साइड होता है। क्रोमियम हो गया, टीन हो गया और आपका कार्बन हो गया। तो अगर कार्बन का प्रयोग कहां करेंगे, तो स्टील में कठोरता, स्टील में, ये देखिएगा, ठीक है, तो स्टील में अगर हम कठोरता की बात करेंगे, स्टील में कठोरता लाने के लिए, स्टील में कठोरता लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टील में कठोरता लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं आपके किसके, ठीक है, कार्बन को। तो स्टील को अगर कठोर बनाना है तो उसमें क्या मिला दें, हम कार्बन मिला दें। लेकिन लोहे को अगर जंग रहित बनाना है तो उसमें हम क्या मिला दें, क्रोमियम मिला दें। ठीक है, क्या मिला दे उसमें, क्रोमियम बना दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। ठीक है, केमिस्ट्री के अंतर्गत इससे अच्छे प्रश्न नहीं बन सकते आपके। ये पार्ट नंबर 1 है हमारा केमिस्ट्री का। आप याद रखिएगा, आप बातें ना करिएगा, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, और हमेशा क्लास चलेगी। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो मैंने आपको बताया है उस दिन आपकी क्लास ना चले। ठीक है, तो आप बातें बहुत कर रहे हैं, तो इसका जो अयस्क है वो क्या है आपका, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है इसका अयस्क। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात अगर करेंगे। ठीक, एक कंफ्यूजन रहता है कि जो चिमनियां होती हैं हमारी, जो फैक्ट्री में मान लेते हैं, जो फैक्ट्री की जो चिमनियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। दूर से देखेंगे तो बहुत चमकती हैं, वो किसकी बनी होती है, चांदी की बनी होती हैं या आपके एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के साथ में। तो चिमनियां जो होती है वो किसकी बनी होती हैं, आप बताइएगा कि हमको कि चिमनियां जो होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, तो क्या होगी, चिमनियां जो बनी होती है वो चांदी की, एल्यूमिनियम की, क्योंकि देखने में बहुत चमक होती है, लेकिन वो बनी होती है आपकी किसकी, चांदी की बनी होती है, ना कि। तो प्रश्न बनेगा कि जो फैक्ट्रियों में जो चिमनियां बनी होती हैं वो किसकी बनी होती है, तो वो आपकी चांदी की बनी होती है, ना कि एल्यूमिनियम की। ठीक है, यहां से चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न है कि कौन सी गैस नोबल गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिएगा, नोबल गैस के बारे में बात करें तो आवर्त सारणी का एक समूह है, समूह 18 है। तो समूह 18 में आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं आपके, 6। उन 6 एलिमेंट्सों को देखिएगा, उन अगर 6 एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो आपका क्या आता है, हीलियम। आंसर भी आपका निकल आया होगा, हीलियम आता है। हीलियम के बाद मैंने आपको अभी बताया था कुछ दिन पहले, यानी कि क्या आता है, रेडॉन आती है, जो क्या है हमारी नोबल गैसें हैं। उसके बाद में एक आता है आपका क्रिप्टॉन, फिर आता है हमारा जेनॉन। ठीक है, एक आता है हमारा नियॉन गैस आती है। ठीक है,
तो देखिएगा हीलियम हो गई, रेडोन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जेनान हो गई, और एक आप बताइएगा। तो भाई एक क्या होगी, और एक गैस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं उसको हम, तो उसको हम जानते हैं आर्गन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, तो देखिएगा जो नोबल गैस होती हैं इसको हम अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। ये जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं नोबल गैसों को, और अक्रिय गैसों को ही हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं अक्रिय गैसों को, ठीक है। इनकी आवर्त सारणी में, जो आपकी आवर्त सारणी में अगर बात करेंगे तो परमाणुकता जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो अक्रिय गैसें एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस भी है, जैसे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, हीलियम, ठीक है। इसका जो आंसर होगा हीलियम। अगर हम ऑक्सीजन और हीलियम की अगर हम बात करेंगे, मान लेते हैं कि एक तो ऑक्सीजन और हीलियम की बात हमने कर ली, दो गैसें आपको मैं लिख के बताता हूं, एक तो ऑक्सीजन हो गया, दूसरा आपका हीलियम हो गया, ठीक है। इनका प्रयोग कहां पर होता है, और दूसरा हाइड्रोजन के साथ हम मिक्स करते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन के साथ अभी हम मिक्स करेंगे गैस को, तो हाइड्रोजन के साथ हम मिक्स करेंगे हीलियम को। तो एक तो आपकी हाइड्रोजन होगी, और इसके साथ हमने मिक्स कर ली आपकी हीलियम को। इनकी प्राथमिकता देखिएगा आप, इनकी जो हीलियम हमारी गैस है इसकी आप प्राथमिकता देखिएगा कि इनकी जो प्राथमिकता होती है वो किस हद तक हमारी प्राथमिकता होगी, ठीक है। हमारे लाइफ में किस हद तक यहाँ पर प्राथमिकता होती है। अगर मान लेते हैं कि समुद्री गोताखोर की अगर हम बात करें, कौन, समुद्री गोताखोर, तो समुद्री गोताखोर यानी कि समुद्र के अंदर को जाएंगे तो वो दो गैसों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो समुद्री गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो दो गैसों का प्रयोग करते हैं, और किन गैसों का प्रयोग करते हैं, तो आपके हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। यानी कि हीलियम अपने में एक अपना एक बड़ा स्थान रखती है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हीलियम जो गैस है वो एक क्या रखती है, बड़ा स्थान रखती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और हीलियम की अगर हम बात करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम की अगर हम बात करेंगे, तो जो सूर्य होता है हमारा, सनलाइट जो होती है, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में ही बताया था, जो हमारा सूर्य होता है, यानी कि जो हमारी सूर्य की किरणें होती हैं, और जो सूर्य का जो हिस्सा होता है वो दो गैसों से मिलकर बना है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से मिलकर बना होता है हमारा, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ से पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हीलियम, और हीलियम एक कैसी गैस है, तो आपको पता है कि हीलियम एक हमारी अक्रिय गैस होती है। कैसी गैस होती है आपकी, अक्रिय गैस होती है। रेडोन, जब पृथ्वी पर भूकंप आएगा तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, रेडोन होगी। आपके वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस है जो पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन। तो आर्गन का जो वायुमंडल में जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो आर्गन का जो प्रतिशत होता है वायुमंडल में वो कितना होता है आपका, 0.93% आपका होता है, ठीक है, आर्गन का। ओके, यहां से हमने बात कर ली। तो ये वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो हीलियम के अस्तित्व को मैंने आपको बताया, यानी कि समुद्र में जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ प्रयोग करेंगे गोताखोर, और जो सूर्य हमारा बना होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम का, उसमें 25% क्या होता है, योगदान होता है। हाइड्रोजन का योगदान जो होता है वो 75% हमारा हाइड्रोजन का योगदान होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने लगा दिया, आपका हीलियम लगा लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के भी कई सारे समस्थानिक होते हैं। तो 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3। 1s1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में एक आवारा तत्व की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सभी लोग क्या ले लें, आवर्त सारणी यहां से ले लें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है। तो देखिएगा क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं HCl। कौन उत्पन्न करता है, जब पेट में गैस बनती है तो पेट किसके गैस बनेगी, मनुष्य के। तो मनुष्य के में जो अम्ल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं HCl, ठीक है। जब हमारे पेटों में जब गैस बनती है तो कौन से अम्ल की उत्पत्ति होती है, वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड आपके किस में पाया जाएगा, सिरका में पाया जाएगा। किसमें पाया जाता है, आपके सिरके में पाया जाता है।
टाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो आपके किस में पाया जाएगा, इमली में। ठीक है, किसमें पाया जाएगा, आपके इमली में पाया जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे साइट्रिक एसिड की तो नींबू इसी कारण खट्टा होता, यानी कि नींबू किस कारण खट्टा होता, तो साइट्रिक एसिड की। अगर बात करेंगे मैलिक एसिड की तो आपके सेब में कौन सा पाया जाएगा, मैलिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी यानी कि नींबू खाते रहिए, और विटामिन सी जो होता है वो किसमें पाया जाएगा, नींबू पाया जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो आपका क्या कहते हैं जो रोग होता है वो कौन सा होता है, स्कर्वी। तो विटामिन सी खाते रहिए और स्कर्वी रोग को भजाते रहिए। ठीक है, क्या और नाम होता है, एस्कर्बिक एसिड। कौन सा नाम होता है, एस्कर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन सी यानी कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है, और लगातार नींबू को खाते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। ठीक है, अच्छा, प्रश्न की व्याख्या है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आपके सिरके में पाया जाता है। देखिएगा कहां पर, सिरके में पाया जाता है। और टाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो टाइट्रिक अम्ल आपके इमली में पाया जाता है। ठीक है, और सिरका किस काम उपयोग होता है, तो आपको अगर स्वादिष्ट भोजन बनाना है तब भी उसमें थोड़ा सा अगर सिरका डाल देंगे तो भोजन क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट बन जाएगा वहां से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो डीजल इंजन जो हमारे होते हैं, क्या होता है जब हम जाते हैं पहाड़ों पर, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम माउंटेन पर चले गए तो वहां पर हमारी जो कारें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पेट्रोल कारें, और एक होती है हमारे डीजल की कारें, या जो भी वाहन हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पेट्रोल और डीजल। अब तो सीएनजी भी आपके आ गया, एलपीजी भी है आपके। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन जो होगा वो पहाड़ों पर पेट्रोल जमता नहीं है, इस कारण जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन डीजल इंजन जो होते हैं वो पहाड़ों पर डीजल जम जाता है, इसलिए क्या होता है, डीजल इंजन जल्दी से वहां पर स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, डीजल की वाष्प व वायु, केवल डीजल। डीजल व पेट्रोल का मिश्रण, डीजल वायु व पेट्रोल का मिश्रण, ये सब गलत है आपके। डीजल की वायु व वाष्प व वायु आपकी होती है। ठीक है, डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा को उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है। देखिएगा मैंने आपको बताया कार्बोरेटर नहीं होता है, अतः इसमें सिलेंडर के भीतर हवा को इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यही तापमान आपका क्या कहलाता है, स्पुलिंग यानी कि दहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यही तापमान क्या कहलाता है, आपका दहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहां से चलिए अगले की बात करते हैं कि बायोगैस क्या है। तो देखिएगा बायोगैस है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन व मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन है, ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का क्या है, आपके मिश्रण है। ठीक है, तो बायोगैस आपकी क्या है, ये आप बताइएगा। ठीक है, अब तक हम बात करते हैं कि आपकी एक होती है सीएनजी और एक आपकी होती है एलपीजी। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हम क्या बोलते हैं, सीएनजी को बोलते हैं। और एलपीजी को क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो अगर हम बात करें कि सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होगा और एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है। ठीक है, और एक हमारे पास में होती है नेचुरल गैस, क्या होती है आपकी, नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसका जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है आपके, नेचुरल गैस की बात करेंगे तो नेचुरल गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो हमारा क्या होता है, यानी प्राकृतिक गैस का मीथेन। एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है, आपके ब्यूटेन। और जो आपके सीएनजी का जो मुख्य अवयव होता है वो आपका क्या होता है, तो वो भी आपके क्या होता है, मीथेन होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिख भी सकते हैं हम, कंप्रेस्ड नेचुरल
गैस, ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस भी हम बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा सीएनजी का जो मुख्य अवयव होगा वो क्या होगा, तो सीएनजी का भाई जो मुख्य अवयव होगा वो क्या होगा, मीथेन होगा। एलपीजी का क्या होगा, ब्यूटेन होगा। और नेचुरल गैस का क्या होगा, मीथेन होगा। लेकिन प्रश्न हमारा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो देखिएगा आपको इसकी थ्योरी से बताते हैं। कह रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तो जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी यानी कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर क्या होगा, किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से, किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस क्या कहलाती है, बायोगैस कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ऑक्सीजन होगी वो तो नहीं होगी। तो देखिएगा ऑक्सीजन वाला जो विकल्प है वो पूरी तरह से काट दिया गया। ऑक्सीजन की तो अनुपस्थिति की बात करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहे हैं बायोगैस के मुख्य संगठक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीथेन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा कि मीथेन होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CH4 होता है। तो मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। पशुपालन जहां पर होता है वहां से भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। धान के खेत से भी मीथेन निकलती है। पशु जो चुगाली करते हैं उसमें भी कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। और देखते हैं कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन होता है, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, नमी मतलब आर्द्रता होती है और सीला सेक्स उपस्थित होता है। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन जो होता है वो कितना होता है, तो मीथेन होता है 50 से 75% होता है। उसके बाद जो होती है वो क्या होती है, आपकी CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद जो भी गैस हमारी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। ये हमारी जो क्लास थी वो केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इससे पहले हम फिजिक्स के लेक्चर को भी देख चुके हैं। अब हम शुक्रवार को आपके साथ मिलेंगे और देखेंगे बायो की पहली क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलते हैं साइंस की क्लास में।